मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी सुपर अड्डा चैनल पर। मित्रों आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे वंशानुक्रम के बारे में। वंशानुक्रम की परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं, और मित्रों अध्ययन करेंगे वंशानुक्रम की प्रमुख सिद्धांत के बारे में, वंशानुक्रम से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम यूपी टेट और सी टेट में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं वंशानुक्रम। तो ध्यान दीजिए मित्रों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो यह परिभाषा किसने दी है, तो B.N. झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जबकि मित्रों अगली परिभाषा है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो जेम्स ड्रेवर ने दी है। जेम्स ड्रेवर महोदय क्या कहते हैं कि जो माता पिता में शारीरिक मानसिक विशेषताएं होती हैं, जो गुण होता है, उसका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है या वंशानुक्रम कहलाता है। देखिए मित्रों अगली परिभाषा है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा रूथ ने दी है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अगली परिभाषा है मित्रों वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन आरंभ हुआ है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। अगली परिभाषा है वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी सुविधाजनक शब्द है। तो यह परिभाषा किसने दी है, तो थॉमसन ने दिया है। थॉमसन ने कहा है कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी सुविधाजनक शब्द है। अगली परिभाषा है मित्रों वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। यह परिभाषा सर्वमान्य है, यानी कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। देखिए मित्रों हम बात करें वंशानुक्रम की प्रक्रिया की, तो जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है, वंशानुक्रम की संरचना सेल या कोशिका से शुरू होती है मित्रों। और देखिए मित्रों जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, तो कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और देखिए मित्रों जो पितृकोश होता है, पितृकोश में क्या पाया जाता है, तो पितृकोश में शुक्राणु पाए जाते हैं, जबकि मातृकोश में मित्रों अंडाणु पाए जाते हैं। देखिए मित्रों जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को, जब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, निषेचन के फलस्वरूप शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मित्रों देखिए अंडाणु और शुक्राणु के मेल को युक्ता कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, संयुक्त कोष कहते हैं। और हम कह लें शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों मातृकोश में XX क्रोमोसोम्स और पितृकोश में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए मित्रों जो बच्चा माता के गर्भ में लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, इसका निर्धारण पितृकोश का क्रोमोसोम्स निर्धारित करता है। क्योंकि मित्रों माता के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होता है, जबकि पिता के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम्स होता है। देखिए मित्रों जब यदि माता से X क्रोमोसोम्स और पिता से X क्रोमोसोम्स मिलता है तो लड़की पैदा होता है। यदि मित्रों माता से X क्रोमोसोम्स और पिता से Y क्रोमोसोम्स मिलता है तो लड़का पैदा होता है। इसीलिए मित्रों माता के गर्भ में लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, इसका निर्धारण पितृकोश का क्रोमोसोम्स करता है, पितृ शुक्राणु करते हैं। तो चलिए मित्रों हम बात करते हैं जो Y क्रोमोसोम्स होता है, जो कि सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, यह X क्रोमोसोम से हल्का होता है मित्रों। और जो Y क्रोमोसोम्स होता है मित्रों, यह लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं मनुष्य में 23 जोड़े या हम कह लें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि मित्रों हम बात कर लें एक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार 23 जोड़े में 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए मित्रों 23 जोड़े में जो 22 गुणसूत्र होते हैं यह सम गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ा विषम गुणसूत्र होता है। 23वां जोड़ा क्या करता है मित्रों, 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं पितृ क्या जीन वंश परंपरा के वाहक होते हैं। यदि हम बात करें वंश परंपरा के वाहक या वंश परंपरा के हस्तांतरण कौन होते हैं, तो जीन्सों के माध्यम से, पितराई के माध्यम से एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। देखिए मित्रों एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जीन
या गुणसूत्र को क्रोमोसोम, जीन गुणसूत्र को क्रोमोसोम को रासायनिक पैकेट कहा है। यदि हम बात कर लें जीन को या गुणसूत्र को, क्रोमोसोम्स को रासायनिक पैकेट किसने कहा है, तो मन ने कहा है। देखिए मित्रों, जीन वंश परंपरा के वाहक नहीं अपितु निर्धारक भी होते हैं। देखिए मित्रों, मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। यदि हम बात करें कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता का पिता हम मेंडल को कहते हैं। देखिए मित्रों, हॉर्नर ने सबसे पहले आनुवंशिकता की व्याख्या की। यदि हम बात करें कि सबसे पहले आनुवंशिकता का व्याख्या किसने की, हॉर्नर ने की। लेकिन आनुवंशिकता का पिता कौन है, तो आनुवंशिकता का पिता मेंडल है। देखिए मित्रों, फ्रांसिस गाल्टन ने वंशानुक्रम का गणितीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसे हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, सुजनन शास्त्र, सुजननकी और जीव सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है, तो इसका जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं। देखिए मित्रों, वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत हैं बीज कोष का सिद्धांत, जीव निरंतरता का सिद्धांत, मूल जीवाणु का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, मातृकोष पितृकोष का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत और मित्रों मेंडलवाद, डार्विनवाद, लैमार्कवाद। यह प्रमुख क्या है मित्रों, यह वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत है। तो देखिए मित्रों, जो बीज कोष का सिद्धांत होता है, जब एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इसे हम बीज कोष का सिद्धांत कहते हैं। जीव निरंतरता का सिद्धांत भी हम कहते हैं, जो एक पीढ़ी के गुण होते हैं दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। मूल जीवाणु का सिद्धांत जो होता है मित्रों, यह भी इसी प्रकार से होता है। जो समानता के सिद्धांत होते हैं मित्रों, जब एक पीढ़ी के गुण बच्चों में, या हम कह लें माता पिता के गुण जब बच्चों में समान रूप से दिखाई देती हैं, तो इसे हम समानता का सिद्धांत कहते हैं। अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, यानी कि मित्रों जो जैसे कि जो माता पिता होते हैं, इन्होंने अपने जीवन में जो भी गुण प्राप्त किए हैं, जो भी क्रियाकलाप किए हैं, इनका जो गुण होता है यह सामने वाले बच्चों में यदि नहीं जाता है, तो इसे अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत कहते हैं। जबकि मित्रों, जो माता पिता ने अपने गुण अर्जित किए हैं अपने कार्य करके जीवन में, यदि माता पिता का यह गुण बच्चों में ट्रांसफर होता है, जाता है, तो इसे अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, जो विभिन्नता का सिद्धांत होता है मित्रों, यह माता पिता के जो बच्चे होते हैं वह कुछ हद तक अलग होते हैं, यानी कि उतना गुणों का ट्रांसफर नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो यह विभिन्नता का सिद्धांत होता है। देखिए मित्रों, जो प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है, माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों का जब बच्चों में विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसे हम प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। देखिए मित्रों, मातृकोष या पितृकोष का सिद्धांत, और देखिए मित्रों, संयोग का जो सिद्धांत होता है, संयोग का सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, एक पीढ़ी के गुण जब दूसरे पीढ़ी के गुण में, जैसे कि माता पिता के जो गुण होते हैं वह बालकों में न पहुंचकर बल्कि कई पुरानी पीढ़ियों के पहले के गुण मौजूद हो जाते हैं, बहुत पुरानी पीढ़ियों के पहले के गुण मौजूद होते हैं, तो इसे हम संयोग का सिद्धांत कहते हैं। देखिए मित्रों, मेंडलवाद की बात करें तो मेंडल आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता के पिता मेंडलवाद को कहते हैं। डार्विनवाद, लैमार्कवाद में मित्रों यह बताया गया है कि जो जिराफ है उसकी गर्दन संयोग से नहीं लंबी हुई है, बल्कि एक पीढ़ी धीरे धीरे क्रम उसका विकास हुआ है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके गुणों का वितरण हुआ है। इस प्रकार से उसकी गर्दन या गर्दन जो है जिराफ की, वो धीरे धीरे लंबी हुई है। हम मित्रों बात करते हैं मेंडलवाद की, तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। यदि हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ, तो ऑस्ट्रिया में हुआ। कब हुआ, तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ। देखिए मित्रों, 1840 ईस्वी में जो मेंडल है यह ब्रून नगर में पादरी के रूप में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और मित्रों 1857 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने वाटिका मटर या हम कह लें उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया। जबकि मित्रों जो 1866 ईस्वी में इन्होंने आनुवंशिकता नियमों का प्रतिपादन किया। किन्होंने प्रतिपादन किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। और इसी आनुवंशिकता नियमों के प्रतिपादन के कारण मित्रों इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। देखिए मित्रों, मेंडल ने अपना प्रयोग छोटी मटर व बड़ी मटर पर किया, काले चूहे और सफ़ेद चूहे पर किया है। यदि हम बात करें मेंडल की मृत्यु कब हुई, तो 1884 ईस्वी में हुई। तो
यदि मित्रों हम क्रमवार बात करें तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। 1840 ईस्वी में मेंडल ब्रून नगर में पादरी के रूप में अपना कार्य किया। 1857 ईस्वी में इन्होंने वाटिका मटर या उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया। 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता नियमों का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और मित्रों 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हो गई। अब मित्रों हम बात करते हैं मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष के उपरांत, यानी कि जब मेंडल की मृत्यु हुई तो इसके 16 वर्ष के बाद मनोवैज्ञानिक हैं स्मैक, ह्यूगो और कार्ल ने मेंडल के सिद्धांतों का नवीनीकरण किया। इन तीनों को मेंडलवाद का पुनर्शोधक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? स्मैक, ह्यूगो, कार्ल को मेंडलवाद का पुनर्शोधक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मेंडल के सिद्धांतों का नवीनीकरण किया है। अगला परिभाषा है मित्रों, फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक की रचना की। यदि हम बात करें हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो फ्रांसिस गाल्टन ने की। देखिए मित्रों, विन्सप ने एडवर्ड वंश का अध्ययन किया है, जबकि गोडार्ड ने कॉलीकॉक परिवार का अध्ययन किया है। डगडल ने ज्यूक वंश का अध्ययन किया है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत मेंडल का सिद्धांत है। मेंडल के सिद्धांत की अनुपात क्या है, तो मेंडल के सिद्धांत का अनुपात मित्रों 3:1 है। देखिए मित्रों, आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक होती हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो मेंडल ने दी है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए मित्रों, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह हर ओर से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह परिभाषा किसकी है, तो रूसो ने कहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी कि प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं और वह हर ओर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, तो वह सभ्य समाज की बात करते हैं। तो चलिए मित्रों हम बात करते हैं प्रमुख आंशिक बीमारियों की। तो प्रमुख आंशिक बीमारियां जो हैं यह वर्णांधता है, डेंटोसेज में है, प्रोटीन दोष है, कलर ब्लाइंडनेस है। यह सब प्रमुख आनुवंशिक बीमारियां हैं। देखिए मित्रों, कलर ब्लाइंडनेस, प्रोटीन दोष, डेंटोसेज में वर्णांधता होने के कारण मनुष्य जो होता है वह हरे व लाल रंग का उसको समझ नहीं पाता कि किस कलर या कौन सा कलर है, यानी कि कलर में वह भेद नहीं कर पाता है। हम बात करें मित्रों हीमोफीलिया, राज रोग, शाही रोग, अतिरक्तता रोग, रक्तस्रावण रोग, या मित्रों किस प्रकार के रोग हैं, हीमोफीलिया रोग हैं। और जो व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित होता है या हम कह लें राज रोग, शाही रोग, अतिरक्तता, रक्तस्रावण रोग से पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्तियों में यदि चोट लग जाती है तो जो खून बहना जल्दी बंद नहीं होता है या रक्त का थक्का बनना जल्दी नहीं होता है, इसलिए इसे हम हीमोफीलिया, राज रोग, शाही रोग, अतिरक्तता रोग, श्रावण रोग कहते हैं। देखिए मित्रों, जो अंगुलिता होती है इसमें हाथों में 5 के बजाय 6 या उससे ज़्यादा अंगुलियां होती हैं। देखिए मित्रों, जो गंजापन होता है यह एक आनुवंशिक बीमारी है, पिता के द्वारा बच्चों में पहुंचता है। बौनापन भी एक आनुवंशिक बीमारी है। हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की तो यह केवल महिलाओं में पाया जाता है। पटाउ सिंड्रोम जो होता है मित्रों 13वें जोड़े में क्षतिग्रस्तता के कारण होता है। हम बात करें डाउन सिंड्रोम की तो इसमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है। देखिए मित्रों, मर्फन सिंड्रोम जो होता है 15वें जोड़ों में क्षतिग्रस्तता के कारण होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है मित्रों यह केवल पुरुषों में पाया जाता है, जबकि मित्रों एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वह 18वें जोड़े में क्षतिग्रस्तता के कारण होता है। देखिए मित्रों, वंशानुक्रम विशेष की बात करें तो प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के रचनाकार डार्विन है। देखिए मित्रों, निषिद्ध अंट में वंश सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, तो बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत मित्रों बीजमैन ने दिया है। प्राणियों में अर्जित गुण भी संक्रमित होती हैं, यह किसने बताया, तो हैरिसन ने बताया कि प्राणियों में अर्जित गुण भी संक्रमित होती हैं। तो चलिए मित्रों हम बात करते हैं मैकडूगल ने क्या कहा है, एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणों सूत्रों का संयोग कठिनाई से होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से 23 जोड़े पितृ सूत्र प्राप्त करता है। देखिए मित्रों, बालकों में माता पिता के 50% गुण होते हैं, बालकों में दादा दादी के 1/4% गुण होते हैं। इसी प्रकार मित्रों 50%, 25%, 12.5% इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जितनी दूर की पीढ़ी होती है उतने कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। माता पिता के 1/2, दादा दादी के 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 1/256, 1/500 ऐसे इस प्रकार से
गुणसूत्र जो होते पाए जाते हैं। जितने दूर की पीढ़ी होती है उतने कम गुणसूत्र बच्चों में पाए जाते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव शारीरिक लक्षणों, चरित्र, बुद्धि इत्यादि पर पड़ता है। देखिए मित्रों, बालक या बालिका को होना नर शुक्राणु पर निर्धारित करता है, इसे हमने पहले बता दिया है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम या अंड होती है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मित्रों जो शुक्राणु होता है यह सबसे छोटी कोशिका होती है। 1876 ईस्वी में हॉर्नर ने वर्णांधता का वर्णन किया है। वर्णांधता के बारे में हमने बताया है, जिस व्यक्ति को वर्णांधता होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, वह व्यक्ति लाल व हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया जो है मित्रों यह लिंग संलग्न रोग होता है। जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग होता है, यदि उसे एक बार चोट लग जाती है तो खून जल्दी बंद नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, बता दिया है। गोरे प्रजात के 8% लोग, जबकि मित्रों काली प्रजात के 4% लोग वर्णांधता से प्रभावित होते हैं। देखिए मित्रों, जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति में 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है, यानी कि खून यदि बाहर निकल रहा होता है बॉडी से या कहीं पर कट जाने पर तो जम जाता है। देखिए मित्रों, हेल्डन ने हीमोफीलिया का विस्तृत वर्णन किया है। यदि हम बात करें हीमोफीलिया का विस्तृत वर्णन किसने किया तो हेल्डन ने किया है। हीमोफीलिया के सर्वप्रथम लक्षण कहाँ पर देखे गए तो महारानी विक्टोरिया में पाए गए। महारानी विक्टोरिया में यह रोग कैसे उत्पन्न हुआ तो जीन उत्परिवर्तन के कारण यह रोग उत्पन्न हुआ था। जीन उत्परिवर्तन का मतलब होता है मित्रों कि जो जीन होता है उसमें कुछ समस्या उत्पन्न होनी। वर्णांध व्यक्ति जो होता है वह रंग से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वह लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। वर्णांध का सबसे पहला उल्लेख 1876 ईस्वी में हुआ। देखिए मित्रों, हम बात करें पाइसन सैटाइवम जो है यह मटर का वैज्ञानिक नाम है। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।